तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली जो फिलॉसफी है तो आदर्शवाद बोलते हैं, आइडियलिज्म। इसमें क्या होता है कि इम्फेसिस ऑन द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डेवलपमेंट इन एजुकेशन। हमारे इंटेलेक्चुअल और मोरल, नैतिक और चिंतन, जैसे कि जो चीज़ें हमारी कॉग्निटिव डोमेन की है उसमें भी बात की जाती है, और जो चीज़ें मोरल होती हैं, मोरलिटी होती है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ये सब जो है आइडियलिज्म की एक फिलॉसफी के अंदर जो है हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि दूसरा है कि इसमें जो है सत्य, न्याय और प्रेम, दया, इन चीज़ों पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि हम लोग अगर पिछले समय के गुरुकुल सिस्टम को अगर देखें तो उसमें जो है बस हमारे कॉग्निटिव डोमेन की चीज़ों पे ही वर्क नहीं किया जाता था। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताया जाता था कि जो हमें एक आइडियल ह्यूमन बनने के लिए ज़रूरी होता था। तो ये है आइडियलिज्म, जिसको हम लोग आदर्शवाद बोलते हैं। टीचर एक्ट एज ए मेंटर, एज ए गाइड, इंस्पायरिंग स्टूडेंट टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। जैसे कि गुरुकुल सिस्टम जो था पहले, हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ जो है टीचर ज्ञान की बातें तो देता ही है, लेकिन साथ में जो है वो स्टूडेंट को गाइड भी करता है। उसके साथ जो है कुछ समय तक 24x7 आवर तक वो जो है स्टूडेंट के साथ ही रहता था। तो स्टूडेंट के फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए जो है टीचर एक मेंटर और गाइड का जो है रोल प्ले करता है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड मोरल लेसन। जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस और मोरल लेसन के साथ जो है हम लोग पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग फिर से वही गुरुकुल सिस्टम देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है जो भी चीज़ें उनको बताई जाती थी, उनको लाइफ में कब यूज करना है, राज धर्म क्या होता है और युद्ध युद्ध धर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी जो उनको रियल लाइफ में आगे चल के एक्सपीरियंस करना होता था। उसके बाद प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड एथिकल बिहेवियर थ्रू एजुकेशन, वही बात है। बिलीव इन द पावर ऑफ एजुकेशन टू ट्रांसफॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अब यहाँ जो है इनका मानना है कि एजुकेशन की जो शक्ति है वो हमारी सोसाइटी और किसी भी इंडिविजुअल को ट्रांसफार्म जो है वो कर सकती है। इसके बाद सातवां है कि रिकॉग्नाइज ऑफ यूनिक टैलेंट एंड पोटेंशियलिटी। या स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट की जो है अलग अलग जो है टैलेंट होता है, सभी स्टूडेंट की जो अलग अलग पोटेंशियल होता है। तो गुरुकुल सिस्टम में हम लोग देख सकते हैं कि जो जिस लायक होता है उस लायक से जो है उसको सारी चीज़ों को किया जाता था। इसके बाद डिस्कवरी, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी पॉइंट है इसमें। नौवां पॉइंट है कि वैल्यूइंग एस्थेटिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन, एम टू फोस्टर इनलाइटमेंट वर्च्यू एंड एम्पावर्ड इंडिविजुअल हु कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। तो मोटी मोटा हमको आइडियलिज्म से बस इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो भी चीज़ें हमारे ह्यूमन नेचर के लिए आइडियल मानी जाती हैं, एक आइडियल ह्यूमन जो है ऐसा होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ हमको देखने को मिलती है तो हम लोग मानेंगे कि वो जो है आइडियलिज्म के थ्रू जो है हम लोग आइडियलिज्म फिलोसफी के फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो है उसके थ्रू हम लोग सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ फिलोसफर्स हैं जो इसको मानने वाले हैं आइडियलिज्म में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जितने भी फिलोसफर हैं उनको हमको याद रखना होगा। यहाँ 6 फिलोसफर जो दिए गए हैं उनको याद रखना होगा। क्वेश्चन इससे कैसे पूछा जाता है, वैसे तो अभी जो फिलहाल इस टॉपिक से क्वेश्चन 2 सालों से नहीं दिख रहा है, लेकिन बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ आइडियलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। आपको 5-6 लोगों का नाम दे देगा, उसमें से कुछ लोग एसोसिएटेड होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, तो हमको चूज करना होगा। तो ये नाम हम लोग याद रखेंगे कि प्लाटो, बेनेडिक्ट हर्बर्ट, पेस्टालॉजी। पेस्टोलॉजी के आगे हम लोग पढ़ेंगे, पेस्टोलॉजी का एक बहुत बड़ा जो है मॉडल है तो हम लोग पढ़ेंगे। जॉर्ज विलियम हीगल, जॉन डीवे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये 6 लोग जो हैं वो हमारे
आइडियलिज्म फिलॉसफी से रिलेट करते हैं। आगे है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। इसमें सबको सारे पॉइंट्स क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत? किसी भी पॉइंट में किसी को दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकता है। ओके। खास करके इसमें जितने भी फिलोसफर हैं उनको हम लोग याद रखेंगे, और आइडियलिज्म का एक मोटी मोटा मतलब याद रखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर आइडियल बनाने के लिए कोई हो सकता है तो उसको हम लोग आइडियलिज्म के अंदर जो है देख सकते हैं। इसके बाद नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। नेचुरलिज्म जो फिलॉसफी है उसमें इसके जो फिलोसफर हैं, इसका जो कोर वैल्यू है, कोर मैं बता देता हूँ आपकी, प्रकृतिवाद का जो कोर क्या है, इनका मानना है कि कोई भी ऐसा नॉलेज या कोई भी ऐसा ज्ञान जो है अगर कोई अर्जित कर सकता है तो उसमें जो है प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि इनका जो मानना है कि हम कोई भी नॉलेज ले सकते हैं तो अपने 5 सेंसेस से, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नोज ईयर माउथ और फेस, जो भी चीज़ें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी, उसके थ्रू ही हम लोग कोई एजुकेशन सीख सकते हैं। ये इनका कोर है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग सीखते हैं या कोई भी अगर एजुकेशन कोई गेन करता है तो उसमें प्रकृति का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ इसकी जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि नेचुरल एक्सपीरियंसेज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वही बात है। व्यू एजुकेशन एज ए प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ये जो है इसके जो फिलोसफर मानने वाले हैं उनका ये मानना है कि एजुकेशन जो है हमारे नेचुरल डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एडवोकेट फॉर हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटी। ये जो है करके सीखने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और हैंड्स ऑन, जो हम लोग अब करके जो चीज़ें सीखते हैं या जो चीज़ हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखते हैं उसको ये ज़्यादा महत्व देते हैं। वैल्यू द इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस ऑफ ईच स्टूडेंट। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि उस वाले में भी था, हमारे आइडियलिज्म में भी था और प्रकृतिवाद में भी। यहाँ सभी स्टूडेंट के यूनिकनेस के ऊपर जो है ध्यान देने की बात जो है वो कर रहे हैं। बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन, वही बात है, ये चीज़ उसमें भी कॉमन थी। छठवां, इंकरेज एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी एंड क्यूरियोसिटी इन द लर्निंग प्रोसेस। सातवां है कि सपोर्ट द यूज ऑफ आउटडोर एंड प्रैक्टिकल लर्निंग इन्वायरमेंट, ये ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आठवां है कि प्रमोट ए होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन दैट इंटीग्रेट द माइंड बॉडी एंड इन्वायरमेंट। एक ऐसा अप्रोच ये अपनाने के लिए बात करते हैं जो हमारे दिमाग, हमारे शरीर और प्रकृति के साथ जो है एकजुट होकर सारी चीज़ों को आगे बढ़ा सके। नौवां है कि इन्फेसाइज द रोल ऑफ टीचर एज ए फैसिलिटेटर एंड गाइड रेदर देन द अथॉरिटी फिगर। ये लोग बोलते हैं कि अथॉरिटी फिगर, टीचर को जो है स्टूडेंट के ऊपर अपनी अथॉरिटी नहीं जमानी चाहिए, उसको स्टूडेंट को जो है केवल फैसिलिटेट करना चाहिए और गाइड करना चाहिए। ये नहीं है कि जो हम कहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका ये मानना है। दसवां है कि एम टू फोस्टर ए डीप अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड नेचुरल वर्ल्ड एमंग द स्टूडेंट, वही बात जो है यहाँ भी हो रही है। तो नेचुरलिज्म की क्या बात मैंने बताई, और जो वैल्यू था कि ये लोग मानते हैं कि कोई भी हम लोग नॉलेज जब गेन करते हैं तो वो केवल हम लोग नेचर की मदद से गेन कर सकते हैं, अपने 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं उसके थ्रू ही हम सारे नॉलेज को जो है गेन कर सकते हैं। इसके जो फिलोसफर हैं जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, उनका एक कोटेशन है, ये याद रखेंगे हम, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि द एजुकेशन विच डज नॉट हेल्प द चाइल्ड टू डिस्कवर एंड मैनिफेस्ट हिज ओन यूनिक नेचर इज नॉट एजुकेशन एट ऑल। क्या मतलब हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसा एजुकेशन तब तक एजुकेशन नहीं है जो एक बच्चे को उसके यूनिक नेचर को जो है खोजने और उसको बढ़ाने के लिए जो है कार्य न करे।
इसमें जो है जो फिलोसफर हैं हमारे प्रकृतिवाद के, उसमें जॉन लॉक। हाँ बताइए। नहीं नहीं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कोटेशन जो है ये ऐसा है, इसमें नेचर वर्ड इंक्लूड हुआ है, लेकिन ये जो है फॉलोअर थे उसी के क्या नाम है, आइडियलिज्म के, आदर्शवाद के। में नहीं, इसमें देख सकते हैं कि जो पेस्टोलॉजी थे वो हमारे आइडियलिज्म के भी प्रवर्तक थे, और इसमें भी है, नेचुरलिज्म में भी है। रूसो हैं, फ्रांसिस पार्कर हैं, जॉन डेवी हैं, मारिया मोंटेसरी हैं। तो हमें खास करके इन्हीं स्कॉलर्स के ऊपर जो है ध्यान देना है कि कौन जो है स्कॉलर किस फिलॉसफी को जो है मानने वाला, उसका सपोर्टर है। क्लियर है सबको? आगे है प्रगतिवाद, प्रेगमेंटिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। अब जो है बहुत सारी चीज़ें आपस में कोरिलेट होती चली जाएंगी, क्योंकि पीछे वाली चीज़ें भी आगे वाले में ऐड होंगी कुछ। जैसे कि हम लोग देखा कि नेचुरलिज्म की कुछ चीज़ें हमको कॉमन मिली आइडियलिज्म के चीज़ों से, उसी तरीके से प्रैग्मेटिज्म की भी चीज़ें हमें कॉमन मिलेंगी। इसका कोर वैल्यू क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। कोर बस हम लोग याद रखेंगे। प्रैग्मेटिज्म में इनके जो फिलासफर हैं उनका ये मानना है कि मनुष्य एजुकेशन का जो एम है वो हमारे प्रगति से रिलेटेड है। मनुष्य केवल वही चीज़ें सीखता है जो उसके प्रगति में जो है सहायता कर सके। यही इसका कोर है कि मनुष्य केवल वही चीज़ें सीखता है जो उसके प्रगति में सहायता कर सकती हैं। और इसका जो कुछ पॉइंट्स हम लोग को याद रखना है वो है कि प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर इन लोगों का फोकस है। emphasizes problem solving and critical thinking skill, value of application and knowledge in real life situation, encourage active student participation and engagement, supports hand-on learning activities and projects, prioritize adaptability and flexibility in teaching method, advocate for learning by doing and experimentation, value the integration and technology and contemporary tools in education, emphasize the relevance and utility of education of student life, aim to prepare student for success in real world by developing critical thinking skill and competency। तो इसमें किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत है? सारी चीजें वही पीछे वाले ही पॉइंट्स हैं। अगर किसी कोई पॉइंट ऐसा जो किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। ओके, दृष्टि आपको क्लियर है? निधि और अश्वनी, आप लोगों को भी क्लियर है? ओके, प्रगतिवाद का बेसिक मतलब हम लोग याद रखेंगे। इसके जो फिलोसफर हैं का ये मानना है कि कोई भी चीज़ हम लोग सीखते हैं तो अपनी प्रगति के लिए सीखते हैं, और इसकी जो कुछ खासियत है वो हमने आपको बताया। इसमें जो मानने वाले हैं इसके, वो जॉन डीवे, विलियम जेम्स, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, जॉन हर्बर्ट मीड, जेन एडम्स एंड सिडनी होप। ये याद रखेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद जिसको हम लोग एग्जिस्टेंटलिज्म भी बोलते हैं, इसके जो कोर में है, के जो कोर वैल्यू है, इसके जितने भी फिलोसफर हैं उनका मानना है कि मनुष्य तब तक कोई चीज़ नहीं सीखता है जब तक उसके अस्तित्व पे खतरा ना आ जाए। जैसे कि मनुष्य केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एजुकेशन लेता है और देता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि एआई को ले लेते हैं हम लोग। एआई जो अभी फिलहाल की सबसे न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी मानी जा रही है, ये तब तक न्यूएस्ट है जब तक कि लोगों को ये ना लगे कि अब एआई से आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं। मतलब
उनको ये ना लगने लगे कि हमारा अस्तित्व जो है केवल एआई के डेवलपमेंट तक ही सीमित है। जब उनको ये लगेगा कि इसके आगे भी हमारा अस्तित्व है, तो वो एआई से बढ़ के भी कोई बेहतर चीज़ बना सकते हैं। ऐसा हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मॉडिफाई होती है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 11, 12, 12, 13 जैसा जो भी आगे बढ़ता जाता है, उसमें तब तक होता है जब तक 11th के जो अस्तित्व पे हम खतरा जो है न मंडराने लगे। जैसे कि 4G मोबाइल हम लोग स्मार्टफोन हम लोग ले लेते हैं। 4G स्मार्टफोन तब तक कारगर था लोगों के लिए जब तक इसके अस्तित्व पे खतरा इससे इनहेंस लोगों को होने की न सूझी। तब उनको लगा कि हम लोग इससे आगे भी बढ़ के चीज़ों को बना सकते हैं, तो उन्होंने 5G डेवलप किया। जब लगेगा कि 5G के आगे भी हम लोग सीख सकते हैं, तो 6G डेवलप करेंगे। इसी तरीके से अस्तित्ववाद के जितने भी मानने वाले हैं, उनका बस ये मानना है कि मनुष्य केवल उन्हीं चीज़ों को सीखता है जब उसको लगता है कि उसके अस्तित्व पे खतरा होने वाला है। इसके जो मानने वाले उनका ये मानना है कि इम्फेसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस इन लर्निंग, व्यू एजुकेशन एंड पर्सनल जर्नी फॉर सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ अवेयरनेस, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, कॉन्फ्रेंट लाइफ एग्जिस्टलिज्म, क्वेश्चन एंड अनसर्टेनिटी, वैल्यू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन, रिजेक्ट ट्रेडिशनल अथॉरिटी बेस्ड टीचिंग मेथड इन फेवर ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ये हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग जो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है बेस्ट टीचिंग मेथड जैसे है, गुरुकुल सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से हमारी ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, और वो जो है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को अपनाने की बात करते हैं। जैसे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे जब, तो वहाँ पढ़ेंगे कौन से जो है टीचर सेंटर अप्रोच होते हैं, कौन से स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे आगे। इन्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड सिंसियरिटी इन टीचिंग एंड लर्निंग, एक्नॉलेज द इनहेरेंट एग्जाइटी एंड एम्बिग्यूटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। वही बात जो मैंने बताई वही यहाँ लिखा हुआ है। प्रमोट द एक्सप्लेनेशन एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड वर्ल्ड व्यू। जितनी भी चीज़ें हम खोजते हैं या जितनी भी चीज़ें खोजी जाती हैं, उसमें इस फिलॉसफी की जो है बहुत ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं कि वैल्यू है। एम द एम्पावर स्टूडेंट टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर एजुकेशन एंड सेव देयर ओन डेस्टिनीज। तो ये है, ये अस्तित्ववाद के जो मानने वाले हैं का ये मानना है। और इसके जो मानने वाले फिलोसफर हैं उसमें पॉल सार्ट, मार्टिन हाइडेगर, फ्रेडरिक नीचे, सॉरेन क्रिएटगेडार्ड, अल्बर्ट कामू और सिमोन डे बुवेयर। इतने लोग जो है इसको मानने वाले हैं। खास करके यही जो है ये कुछ फिलॉसफी जो है, ये 3-4 जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। अगर मुझे क्वेश्चन दिखा है तो केवल इन्हीं से दिखा है। इसके बाद आगे है रचनावाद, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। इसमें लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि कोई चीज़ हम लोग केवल करके ही सीख सकते हैं। ये पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होता है। एक्टिव लर्निंग इसमें होती है, कोई चीज़ हम लोग सीखते हैं तो उसमें जो है एक्सपेरिमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है बहुत ज़्यादा होता है। स्केप फोल्डिंग जो है एक तरीके का इसको हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ। इसके वर्ड का मतलब भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग का मतलब हिंदी में जो होता है उसको हम लोग पेड़ी बांधना या मचान बनाना ऐसा भी बोलते हैं। इसके फोल्डिंग का जो मोटी मोटा मतलब है वो हम लोग देखेंगे कि कोई ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि एक बच्चे को बाइसिकल सीखना है चलाने के लिए, साइकिल सीखना है चलाने के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि बचपन में जो है जब हम पहली बार या छोटा सा बच्चा कोई साइकिल चलाता है, उसके साइकिल के दोनों तरफ जो है इस तरीके का कुछ ये लगा होता है, एक एक्स्ट्रा व्हील जो है 2 लगे होते हैं। जब वो बच्चा साइकिल पूरी तरीके से चलाना सीख जाता है तो इन व्हील को जो है हटा लिया जाता है। तो इसी का मतलब है किसी को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करना जिससे कि और वो अधिक चीज़ें जो है सीख सके। जैसे कि इसके फोल्डिंग का क्या मतलब है, प्रोवाइड सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग नॉलेज। जैसे कि
कोई 5th क्लास का बच्चा है और उसको जो है टेबल अच्छे से आता है, टेबल जो होता है उसको अच्छे से आता है, और उसको जो है इसके टेबल का यूज करके, उसके पास जो नॉलेज है टेबल का, उसका यूज करके अगर मैं उसको अच्छे से मल्टीप्लिकेशन कुछ सिखा देता हूँ, कुछ हेल्प करके, तो वही हो जाएगा इसके फोल्डिंग। मतलब कि कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करा के उसके जो, उसके पास जो वर्तमान नॉलेज है उसमें हम लोग थोड़ी सी बढ़ोतरी कर पाते हैं। ऑथेंटिक असेसमेंट के ऊपर ये लोग फोकस करते हैं, फोकस ऑन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन रेदर देन रूट मेमोराइजेशन। सोशल इंटरेक्शन, values collaborative learning and meaningful discussion. Reflection promotes self reflection to identity misconception and revise understanding. Flexibility and adaptability, adjust टीचिंग मेथड्स टू मीट डाइवर्स स्टूडेंट नीड। जैसे बच्चे की ज़रूरत होती है, ये एक तरीके की पूरी तरीके से जो है मॉडर्न फिलॉसफी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें एकदम स्टूडेंट सेंट्रिक बात की जाती है और टोटल जो है लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है कि हम लोग कोई भी चीज़ करके अगर सीखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके जो फिलोसफर हैं उसमें जॉन पाइगेट, ले वाइगत्स्की, जेरोम ब्रूनर, जॉन डीवे, मारिया मोंटेसरी और सिमोर पाइपर्ड, इतने लोग हैं इसके, को भी हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। ये जो था, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे बोरिंग अगर मैं बोलूँ तो ये पार्ट जो था, इसमें कुछ जो फिलॉसफी थी, इसमें कोई भी चीज़ समझाने वाली नहीं थी, बस कोर वैल्यू जो है वो बताने की थी, और जो इसके फिलोसफर हैं उनको हम लोगों को याद रखने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इससे क्वेश्चन अभी फिलहाल इधर तो नहीं पूछा गया, लेकिन पीछे जो इससे क्वेश्चन पूछा गया है तो थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। अब हम लोग देखेंगे बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग। बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग में एक मॉडल होता है जिसको हम लोग पेडागॉगी बोलते हैं, एक मॉडल होता है जिसको हम लोग एंड्रोगॉगी बोलते हैं, और एक मॉडल जो होता है उसको हम लोग ह्यूटागॉगी बोलते हैं। किसी को इसका मतलब पता है तीनों मॉडल में क्या चीज़ें हो सकती हैं? पेडागॉगी, एंड्रोगॉगी और ह्यूटागॉगी। अगर मोटी मोटा देखा जाए तो पेडागॉगी का मतलब होता है, हाँ बताइए। कौन बता रहा था, बोलिए। बहुत अच्छा। पेडागॉगी में क्या होता है कि जो बाल बाल शिक्षण होता है, तो हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उस शिक्षण को हम लोग पेडागॉगी बोलते हैं। एंड्रोगॉगी में हम लोग वयस्क शिक्षण इसको बोलते हैं, एडल्ट लर्निंग बोलते हैं। और यूटोगॉगी में जो है स्वनियंत्रित लर्निंग, जिसमें इन दोनों का कुछ मिक्सचर पाया जा सकता है, तो यूटोगॉगी बोलते हैं। अब इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पेडागॉगी में देखें तो ये पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड होता है। जैसे कि बच्चों को अगर देखा जाए कि छोटे बच्चों को 1 से लेके 12 तक की बात अगर हम लोग देखें, हालांकि इसमें भी कई सारे वो हो सकते हैं, स्तर हो सकते हैं, लेकिन एक मोटी मोटा अगर देखा जाए तो जो स्कूलिंग हमारी होती है वो हमारी पेडागॉगी के अंदर आती है। पेडागॉगी का मतलब ये पूरी तरीके से टीचर सेंटर होता है। बच्चों को वही पढ़ना होगा जो टीचर चाहेगा, जिस तरीके से टीचर चाहेगा उसी तरीके से बच्चों को पढ़ना होगा। स्ट्रक्चर्ड लेसन्स होते हैं, सारी चीज़ें जो है लेसन 1 के बाद लेसन 2 के बाद धीरे धीरे जो है पूरी तरीके से एक सिलेबस क्रिएट होके पूरी तरीके से स्ट्रक्चर बना के चीज़ों को पढ़ाया जाता है। असेसमेंट बाय द टीचर, टीचर जो है खुद असेसमेंट करता है। और लिमिटेड स्टूडेंट ऑटोनॉमी, इसमें जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम जो है स्वतंत्र होते हैं कि वो चीज़ें क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, उनको कैसे पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है हमारे टीचर डिसाइड करते हैं। वही हम लोग देखेंगे
इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। एम्फेसिस ऑन नॉलेज ट्रांसमिशन, टीचर चाहता है कि जो भी नॉलेज उसके पास है या जो भी नॉलेज बुक, वो अधिक से अधिक बच्चों के पास ट्रांसफ़र हो जाए। आगे हम लोग MLT, RLT और ULT जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या चीज़ें जो है काम करती हैं। इसमें ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप, वही चीज़ें जो है ट्रेडिशनल, एक क्लासरूम होगा, उसमें एक टीचर होगा, 30 बच्चे होंगे, बच्चों को मार मार के जो है रटवाएगा। और पूरी तरीके से इसमें पेडागोगिकल मॉडल हम लोग, इसके बाद आगे जब आगेंगे हम लोग एंड्रोगॉगी। एंड्रोगॉगी द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। जैसा कि हम लोग ने बताया कि एडल्ट को पढ़ाने की जो मेथड और प्रैक्टिस होती है उसको हम लोग एंड्रोगॉगी बोलते हैं। टीचर जो इसमें होता है वो फैसिलिटेटर और टीचर एज ए गाइड होता है, तो फैसिलिटेट करता है, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करता है। लर्निंग गोल जो होते हैं उसमें पेडागॉगी में डिटरमाइन होते हैं हमारे टीचर के द्वारा, कितना बच्चों को कब जो है कैसे पढ़ना है और क्या गोल है, वो टीचर के द्वारा डिटरमाइन होते हैं। और यहाँ जो है कोलेबरेटिवली होती है, टीचर और लर्नर दोनों मिल के जो है टीचर और लर्नर जो है दोनों मिलके अपने गोल को जो है तय करते हैं। और वहीं यूटागॉगी में देखा जाए तो यूटागॉगी में जो है ये पूरी तरीके से जैसे कि हम लोग अपने से कोई चीज़ एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सेल्फ लर्निंग जब करते हैं तो उसमें सारी चीज़ों का जो हमारे गोल हैं उनका डिटरमाइन हम लोग खुद करते हैं। मोटिवेशन इसमें क्या होता है, ये मोटिवेशन वाला याद रखेंगे क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पेडागॉगी में जो है मोटिवेशनल सोर्स क्या होता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बच्चों को पनिशमेंट या रिवॉर्ड जब मिलता है तो वो उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसमें जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इसमें टीचर जो है टीचर सेंट्रलाइज है, नहीं तो वो आपको पनिशमेंट दे नहीं सकता है। रिलीवेंस एंड ऑटोनॉमी, ये मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं इसमें। और इसमें जो है मोटिवेशन का बहुत कम योगदान होता है। पैशन फॉर लर्निंग, ये बहुत ज़्यादा होता है। लर्निंग स्टाइल इसमें क्या है, स्ट्रक्चर होते हैं ऑफन लेक्चर बेस्ड। इसमें मोर एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है एंड्रोगॉगी में। और यूटोगॉगी में हाईली इंडिविजुअलाइज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, ये पूरी तरीके से हमारे एक एक इंडिविजुअल के हिसाब से चेंज होते हैं। अप्रोच इसमें कौन से अपनाई जाती है, डायरेक्ट कंटेंट फोकस, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो कंटेंट सीधे बच्चों के पास भेज दिया जाएगा और उनको जो है रटवाया जाएगा। इसमें कोलेबरेटिव होता है, इसमें प्रोसेस होता है। कुछ प्रोसेस जो है टीचर आपको समझा देगा, कुछ प्रोसेस आपको खुद से करना होगा, जैसे कि फार्मूला वगैरह जो हम लोग सीखते हैं कि 11th-12th की जो पढ़ाई होती है उसमें टीचर जो हमें क्या करता है, फार्मूलों को यूज करना सिखा देता है। उस फार्मूले को जो है यूज करके हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करते हैं तो वो एक प्रकार का कोलेबरेटिव प्रोसेस हो। इसमें सेल्फ डायरेक्टेड होता है, क्वायरी बेस्ड, जो भी चीज़ें हमको पता करनी है वो हम खुद से करेंगे। फीडबैक, इसमें जो है टीचर के द्वारा जो है फीडबैक प्रोवाइड कराया जाता है। हालांकि जो मंथली असेसमेंट होते हैं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके द्वारा कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ाई की है कितना ज़्यादा नहीं, ये सब टीचर के द्वारा होता है। और इसमें जो है रेसिप्रोकल फीडबैक बिटवीन टीचर एंड लर्नर, अगर कोई चीज़ आप हमको सही गाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको जो है एक तरीके से फीडबैक दे सकते हैं कि सर हमें लगता है कि इस तरीके से चीज़ करना चाहिए। और इसमें सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन होता है ह्यूटागॉगी में। रेडीनेस डिपेंडेंट ऑन द एज एंड ग्रेड लेवल, डिपेंडेंट ऑन द लाइफ एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट, ये एंडोगॉगी में है। और इसमें सेल्फ डिटरमाइंड रेडीनेस टू द लर्न। इसमें देखें तो ओके, इन्वायरमेंट में क्लासरूम बेस्ड इन्वायरमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें वैरिड हो सकता है, मे इंक्लूड रियल वर्ल्ड एंड सेटिंग। और इसमें फ्लेक्सिबल होता है, कैन बी वर्चुअल एंड फिजिकल। इसमें किसी पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत हो, एंड्रोगॉगी, पेडागॉगी और यूटागॉगी,
पूछ सकता है कोई भी चीज़ अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो। खास करके इतना ध्यान देना है कि पेडागॉगी जो हमारे स्कूलिंग जो थी वो हमारी पेडागॉगी थी, जो हमारे कॉलेज लाइफ थी वो हमारी अंडरगॉगी के अंदर थी, और अभी जो हम लोग अपने से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी हिटोगॉगी के अंदर है। बताइए, क्लियर है सबको? ओके, हिस्ट्री आपको, और निधि उमाशंकर आप लोगों को। एक छोटी सी यहाँ पे हम लोग को देखना होगा, 7 C's ऑफ टीचिंग। बेसिकली 7 C's जो है वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग बोलते हैं। केयर, कॉन्फर, कैप्टिवेट एंड क्लेरिफाई, कंसोलिडेट, चैलेंज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। अब केयर, ये 7 C जो है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचर हु केयर आर इमोशनली सपोर्टिव एंड इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट। केयर का मतलब है कि बच्चों की केयर के साथ जो उनको पढ़ाना चाहिए और थोड़ा सा उनको सपोर्टिव भी, अगर जो टीचर है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों के साथ डील कर सकता है। कॉन्फर का मतलब है टीचर हु कॉन्फर्ट टॉक विथ स्टूडेंट एज वेल एज वेलकम एंड रिस्पेक्ट स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। अच्छा टीचर वही होता है जो अपनी बातों को स्टूडेंट के सामने रखे और उनकी बातों को जो है अच्छे से सुने और उनका जो है रिस्पेक्ट करे या उनके बातों का भी वो थोड़ा सा वैल्यू दे। कैप्टिवेट का मतलब है टीचर हु कैप्टिवेट मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड रिलेवेंट। जो टीचर लर्निंग को जो है रिलेवेंट रखता है और इंटरेस्टिंग बनाता है तो वो जो है ज़्यादा बेहतर टीचर माना जाता है। क्लेरिफाई, जो टीचर सारी चीज़ों को अच्छे से क्लेरिफाई करते चला जाता है, जैसे कि मैं आपसे जो बार बार पूछ रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ रहे पूछ सकते हैं, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लेरिफाई कर रहा हूँ। वही टीचर हु क्लेरिफाई एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली प्रोवाइड फॉर्मेटिव फीडबैक क्लियर अप कन्फ्यूजन इन ऑर्डर टू मेक लेसन अंडरस्टैंडेबल, तो वो क्लेरिफाई चीज़ होगी। कंसोलिडेट का मतलब है कि टीचर हु कंसोलिडेट समराइज एंड इंटीग्रेट लर्निंग। मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा पढ़ के उसको कंसोलिडेट करके आप लोगों के पास जब देने के लिए अगर सक्षम हूँ, समराइज कर सकता हूँ और इंटीग्रेटेड लर्निंग अगर करा सकता हूँ तो वो टीचर जो है ज़्यादा बेहतर होता है। चैलेंज का मतलब है कि समय समय पे जो है मैं आपसे अगर कोई पूछता हूँ कि इसका मतलब बता दीजिए, या कोई चीज़ मैं आपको देता हूँ कि कल ये आप ये क्वेश्चन लगा के आइएगा, तो चैलेंज, जो टीचर अपने बच्चों को समय समय पे चैलेंज करते रहते हैं कि आपको ये करना है, आपका टेस्ट है, आपको टेस्ट में इतना लाना है, वो टीचर जो है ज़्यादा बेहतर हो। क्लासरूम मैनेजमेंट, 7 C's में क्लासरूम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट देख सकते हैं। टीचर, अगर टीचर के पास कितना भी नॉलेज है और कितना भी उसके पास टीचिंग एप्टीट्यूड की क्षमता है, लेकिन उसको अगर क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं आ रहा तो बच्चे जो है क्लास में बहुत ज़्यादा शरारत करेंगे और उससे सारी चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो ये 7 C's आप टीचिंग है जिसको हमको याद रखना है। किसी पॉइंट में किसी को दिक्कत या नहीं समझ में आया तो बताइए। क्लियर, कॉन्फर, कैप्टिवेट, क्लेरिफाई, कंसोलिडेट, चैलेंज और क्लासरूम में। बहुत अच्छा। ये थोड़ा सा वही चीज़ जो है डिटेल में लिखा गया है, तो आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा। क्या पूछ रहे हैं गार्गी? आवाज़ नहीं आ रही। नहीं नहीं, अरेंज करने के लिए नहीं आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है, फॉर द मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड। जब हम लोग 7 C's अच्छे से पढ़े रहेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन हमसे आसानी से सॉल्व हो सकता है। और इसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर, कैरेक्टर का स्पेशल कैरेक्टर ऑफ ए टीचर। इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमसे 7 C's के ऊपर पूछे जाएंगे। जैसे कि अगला जो क्वेश्चन हम लोगों को था
22 नंबर, ये भी उसी से सॉल्व हो सकता है, थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो खास करके वही पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीचर। आगे है फॉर्म्स ऑफ टीचिंग। फॉर्म्स ऑफ टीचिंग में हम लोग देख सकते हैं कि एक फॉर्मल टीचिंग होता है, एक इनफॉर्मल टीचिंग होता है, एक नॉन फॉर्मल टीचिंग। कोई बता सकता है कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल टीचिंग क्या होता है? हाँ हाँ, बताइए बताइए। जो दोनों का मिला जुला हो सकता है तो हम लोग नॉन फॉर्मल बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, ओपन। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल टीचिंग क्या होती है? जो पूरी तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड होती है। क्लास 1 के बाद जो हम लोग क्लास 2 पढ़ेंगे, क्लास 2 के बाद क्लास 3 पढ़ेंगे, तो ये पूरी तरीके से प्री प्लान्ड और ऑर्गेनाइज होती है। जैसे कि इम्पोर्टेड थ्रू इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल एंड कॉलेज ETC, तो हम लोग फॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग, अब ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें हम लोग स्कूल में ही सीख लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग स्कूल के बाहर आ, अपने सोसाइटी, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने पेरेंट्स के थ्रू जो है सीखते हैं। तो वो सब जो टीचिंग है जो पूरी तरीके से प्री प्लान्ड और ऑर्गेनाइज नहीं होती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चीज़ हम लोग सीखते हैं, तो वो इनफॉर्मल टीचिंग। नॉन फॉर्मल टीचिंग क्या होती है? जैसे कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इग्नू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इग्नू, मूक, और अभी जो है थोड़ा सा हम लोग जो ये क्लास कर रहे हैं, सफलता क्लासेस, या कोई भी चीज़ ऐसी है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का मिक्सअप होता है, उसको हम लोग नॉन फॉर्मल बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबल ओपन सिस्टम इम्पार्टेड थ्रू द कॉन्शियस एंड डिलिबरेटिव एफर्ट्स। इसमें आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होते, आप पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज भी नहीं होते, और पूरी तरीके से इनफॉर्मल भी नहीं होते। तो ये 3 तरीके की फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन था जो देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये डी वाला जो पॉइंट है, बस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा गया कि ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। तो क्या ये सही है या गलत है? बताइए। सभी अच्छी टीचिंग जो है केवल फॉर्मल इन नेचर हो सकती है। सही, जल्दी से, सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इनफॉर्मल तरीके से भी बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो ये डी वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। डी वाले पॉइंट को अगर हम लोग एलिमिनेट करते हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट, का आंसर भी हम लोग देख बता दीजिए कि कौन सा हो सकता है। पहला जो यहाँ पे पॉइंट है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रेटली रिलेटेड, ये तो हमें सही लग रहा है। दूसरा है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और टीचिंग में कोई अंतर नहीं होता है। ये तो सही है या गलत है? सारे ये ऑप्शन नंबर सी। बाकी लोग, सृष्टि और गार्गी, अश्वनी, बताइए। सारे का हम लोग देख सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन जो है सबसे बेहतर है। ट्रेनिंग और टीचिंग में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। टीचिंग जो है एक तरीके का हम लोग बोले तो कॉग्निटिव डोमेन की चीज़ जाएगी, और ट्रेनिंग जो है हमारी साइकोमोटर डोमेन की चीज़ हो जाएगी। कोई चीज़ अगर आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो वो एक जैसे हो सकते हैं, टीचिंग और ट्रेनिंग जो है एक जैसे हो सकते हैं,
लेकिन यहाँ जो वर्ड यूज किया है कि नो डिफरेंस, डिफरेंस तो है टीचिंग और ट्रेनिंग में, तो बी को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, यहाँ हम लोग अच्छे से देख सकते हैं कि फॉर्मल टीचिंग क्या है। दिस रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शनल दैट टिपिकली टेक्स प्लेस विद इन द फॉर्मल एजुकेशनल सच एज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। फॉर्मल टीचिंग follows predetermined curriculum often delivered in trained educators and teachers। वही सारी चीज़ें जो है लिखी गई हैं, इसमें पूरी तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच लर्निंग इंक्लूडिंग प्लान्ड लेसन्स असेसमेंट एंड अटेंडमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन। फॉर्मल टीचिंग इज रेगुलेटेड बाय एजुकेशनल अथॉरिटीज में लीड बाय फॉर्मल एंड एक्रेडिटेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग लोग देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम लोग बाहर सीखते हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेंगे। फैमिली मेम्बर्स, पीयर्स, मेंटर्स थ्रू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टाइप सिचुएशन, ये सब इनफॉर्मल टीचिंग। नॉन फॉर्मल टीचिंग के अंदर जो है हम लोग लाइज बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इसमें दोनों का थोड़ा सा मिक्सअप हम लोग देखने को वो जो है नॉन फॉर्मल टीचिंग। सारी चीज़ें वही लिखी गई जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसको एक बार पढ़िएगा थोड़ा सा, बाद जो आ जाएगा आपको। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग पर थोड़ा सा। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है? तीन तरीके की लेवल होती है, चार तरीके की होती है हमारे लाइफ पीरियड में। पहला है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल ऑफ टीचिंग, दूसरा है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, तीसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, चौथा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि अपने आप को ले लीजिए या किसी एक बच्चे को ले लीजिए जो पैदा होने के बाद लगभग 30 साल का उम्र जो है वो तय कर चुका है और वो अच्छी खासी जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा है। तो बच्चे की जो है 0 से लेकर 3 साल की जो एज होती है, मैं इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करूँगा। 3 से लेके मोटी मोटा अगर देखा जाए 8 3 11, 11 के बाद 11 से लेके 11 4 15, 18, 18 से लेके एबव, ये 4 फेज में डिवाइड कर चुका हूँ। एक बच्चा जो पैदा हुआ है और लगभग 30 साल की उम्र तक वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है 0 से लेकर 3 साल के भीतर में, वो क्या क्या चीज़ हो सकती है। उसको ये बताया जा सकता है कि बाबू आपका नाक कहाँ है, वेयर इज़ योर नोज, वेयर इज योर आई, ईयर क्या है, और पापा कौन है, मम्मी कौन है, चाचा कौन है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है। ये सब जो है उसको 0 से लेकर 3 साल के भीतर सिखाया जाता है। जब बच्चा 3 साल से लेकर 11 साल के वाले फेज में जाता है, जब लगभग पीजी से लेके अपनी 8वीं क्लास की पढ़ाई जब पूरा करता है, तो वहाँ उसको चीज़ों को रटाया जाता है कि तुमको संडे मंडे याद करना है, मंथ्स नेम याद करना है, एनिमल्स नेम याद करना है, एप्पल टू जेब्रा याद करना है, टेबल याद करना है, जो जो चीज़ें हैं वो सारी तुमको रटनी है। तो वो होता है MLT फेज, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो बस चीज़ों को रटाया जाता है। 11 से लेकर 18 साल के बीच की जो फेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं ULT, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब यहाँ बच्चा जो चीज़ें रटा हुआ है, जैसे कि टेबल रटा हुआ है, तो उसका यूज करके या जो भी चीज़ें उसने पढ़ा है उसका यूज करके अच्छे से अपने ULT वाले फेज में यूज करके अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ फेजिंग में चला जाएगा। जैसे कि कोई फार्मूला बताया जाएगा तो उसको अब समझेगा कि इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ जो है लगाया गया है, कोई चीज़ क्यों लगाई जा रही है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब यहाँ जो 18 साल के ऊपर जब हम लोग चले जाते हैं, लगभग ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपनी पूरी करने के बाद PG में जब चले जाते हैं, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होती है, जिसमें हम चीज़ों को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? अपने ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर अगर थोड़ा सा सोच
बाकी लोग गार्गी, उमाशंकर और निधि, सृष्टि। ओके। ओके। अब इस चीज़ को समझ लिए हम लोग, तो इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट को भी सीख जाएंगे। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो 0 से 3 वाली फेज थी, इसमें हम लोग बच्चों को जीवन जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम लोग सिखाते हैं। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल ऑफ टीचिंग एजुकेशनल फिलोसफी दैट प्रमोट स्टूडेंट सेंटर लर्निंग एंड इंडिविजुअल ग्रोथ। ये जो है स्टूडेंट सेंटर होता है। जैसे कि बच्चे से पूछा जाता है कि बाबू आपकी आपका नाक कहाँ है, कान कहाँ है, तो उसका मन है तो बताएगा, नहीं मन है तो नहीं बताएगा। ये पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंटर होता है, क्योंकि बच्चा जो है अभी फोर्स करने लायक नहीं हुआ है। encouragement and independent learning, students are encouraged at learn independently. Guidance and support, students are provided with guidance and support to navigate their development path. Safe environment, फैमिली के भीतर ही बच्चे जो सीखते हैं। टीचिंग टेक्स प्लेस इन द सेफ एंड कंडक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट। डिपेंडेंट स्टडी, सेंसिटिविटी इन टीचिंग एंड कोलेबोरेशन एंड डायलॉग। ये सारी चीज़ें जो है हमको ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग में, हमको लेवल ऑफ टीचिंग में देखना हो। उसके बाद अगला जो है उसको हम लोग MLT बोलते हैं, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये टीचर सेंटर्ड होता है। सारी चीज़ें जो टीचर के मन से ही होता है। इंस्ट्रक्शनल अप्रोच दैट फोकस प्राइमरली ऑन रूट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीड्यूर्स। इसमें जो है मेमोराइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। रिपीटेशंस एंड ड्रिल, बार बार चीज़ों को रिवाइज करने के लिए बोला जाता है। असेसमेंट थ्रू द रिकॉल, कोई भी चीज़ पूछा जाएगा कि टेबल सुना दो 10 का 12 का या कोई भी चीज़, इस वर्ड मीनिंग की हमको इस एनिमल की वर्ड मीनिंग बता दो या स्पेलिंग बता दो, ये सब होता है। लिमिटेड क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है। बच्चों को बता दिया जाता है कि तुमको रटना है तो रट लेते हैं, वो सोचते नहीं कि क्या रट रहे हैं। टीचर सेंट्रिक अप्रोच होता है, इसमें टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में जो है टीचर सेंटर में होता है। सारी चीज़ें जो है टीचर के मन से ही होता है। यूज ऑफ निमोनिक्स, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जब छोटे थे तो याद करने के लिए निमोनिक्स का यूज करते थे। जैसे कि टेक्निक्स लाइक मेमोराइज निमोनिक्स में भी यूज एड मेमोराइजेशन। निमोनिक्स का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कोई भी चीज़ को इंटरेस्टिंग जो है बना के याद करने का जो तरीका होता है। जैसे कि GS में बहुत सारे शार्ट टिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, वो निमोनिक्स हो सकता है। कोई भी चीज़ को किसी फिगर से रिलेट करके याद करने का जो तरीका होता है वो हमारा निमोनिक्स होता है। इसके बाद फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म रिटेंशन। अब रट्टा मारा जा रहा है तो शॉर्ट टर्म रिटेंशन जो है वो होगा, इसीलिए समय समय पे जो है याद कराने की सारी भी किया जाता है। इसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। यहाँ क्या होता है, चीज़ों को कॉम्प्रहेंस करते हैं हम लोग, चीज़ों को अब समझना सीख। जैसे कि अगर हम लोग ध्यान दें तो 8 क्लास के ऊपर जब हम लोग जाते हैं, ये तो वैसे शुरू हो जाता है 5th क्लास के बाद ही, लेकिन पूरी तरीके से 8वीं क्लास के बाद हम लोग इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, कर पाते हैं कि जो भी चीज़ हमको पढ़ाया जा रहा है तो पहले समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं, तो जब मैं छोटा था तो मुझे टेबल याद करने में बड़ा परेशानी होती थी। 19th का, 20th का या 21 का जो भी टेबल होता था, इसको याद करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और जब थोड़ा सा मैं बड़ा हुआ तो मैंने सोचा था कि मैं टेबल को बनाया कैसे जाता है, या तो 1 2 3 का मल्टीप्लाई करते हैं या 12 में 12 ऐड कर देंगे। तो मैं टेबल को जो है समझ के याद करने की कोशिश करने लगा कि 12 1 जा 12 होता है तो 12 2 जा 24 होगा। तो मैं या तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई करके ला सकता हूँ या 12 में जो है 12 ऐड करके ला सकता हूँ। तो वहाँ जो है चीज़ों को समझने की कोशिश बच्चे करने लगते हैं। इसके बाद एक्टिव इंगेजमेंट, इसमें जो है बहुत सारे अगर देखें तो स्टूडेंट आर एक्टिवली इंगेज इन द एक्टिविटीज दैट प्रमोट इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग टू डिपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों को जो है अलग अलग तरीक़ों से
एक्टिव इंगेजमेंट करने की कोशिश जो है वो किया जाता है। अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, के पास जो भी एप्लीकेशन थी, जो भी चीज़ें उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक रटी है, उसको अप्लाई करके, अगर हम लोगों ने वर्ड मीनिंग पढ़ी है, अच्छे से वर्ड मीनिंग याद किया है, तो उसको अप्लाई करके हम लोग पूरे के पूरे पैराग्राफ, पूरा का पूरा ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल, यहाँ जो है हमारे हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग का मतलब है कि हम लोग बच्चे थे तो एमएलटी वाले फेज में जब थे तो चीज़ों को रट लेते थे, और यहाँ जो है थोड़ी सी हमारे अंदर थिंकिंग स्किल जो है वो डेवलप हो जाती है। जैसे कि इसमें एनालिसिस करने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए, इवेल्युएशन करने के लिए और क्रिएटिविटी के लिए हमारे अंदर जो है नॉलेज जो है वो आ जाता है। तो ये था। और सबसे लास्ट में जो आता है इसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इसमें आप टीचर जो है अपना अप्रोच चेंज कर देता है। जैसे कि से आप जो चीज़ पढ़ाना है वो इस तरीके से पढ़ाएगा कि एक फार्मूला अगर हमको बता दे तो उसको यूज करके हम लोग 100 से ऊपर सवाल जो है सॉल्व कर सकते हैं। वो जो है एक प्रकार का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। लर्निंग इज ऑफन फैसिलिटेट थ्रू द हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस, डिस्कशन एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज दैट अलाउ स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टीचर एज ए फैसिलिटेटर। इसमें जो है टीचर और स्टूडेंट में थोड़ी सी बात किया जाए तो स्टूडेंट जो है भी थोड़ा सा फ्री हो जाता है, और टीचर जो है, टीचर का जो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो पूरी तरीके से कंट्रोलर नहीं होता है। अब यहाँ जो है वो एक तरीके का वो फैसिलिटेटर हो जाता है, चीज़ों को फैसिलिटेट करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। इसके बाद RLT जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये हम लोग देख सकते हैं कि PG और PhD की जो पढ़ाई हमारी होती है उसको हम इस फेज में रख सकते हैं। यहाँ हमारे अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी खासी है, और चीज़ों को मेमोराइज भी अच्छी खासी वे में हम लोगों ने कर चुका है। अब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ जो है मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेटा कॉग्निटिव, ये चीज़ यहाँ लिखा गया है। ये बता सकता है कि इसका मतलब कोई बता सकता है कि क्या हो सकता है? मेटा कॉग्निशन या मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस का मतलब क्या हो सकता है? कोई बता दे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं पूछ, मेटा कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निटिव डोमेन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी चीज़ें हमारे ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में या ज्ञान को बढ़ाने के लिए होती हैं उसको कॉग्निटिव चीज़ बोलते हैं। लेकिन मेटा कॉग्निटिव क्या होता है? एक, हाँ, बताइए बताइए। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहीं भी अगर किसी भी वर्ड के सामने मेटा लगा है, मेटा फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, मेटा केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोग, मेटा बायोलॉजी, किसी भी वर्ड के सामने मेटा लग सकता है। तो मेटा फिजिक्स का मतलब जो लगा होता है, मेटा फिजिक्स जो होता है इसका मतलब होता है फिजिक्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ फिजिक्स। उसी तरीके से मेटा कॉग्निटिव है या मेटा कम्युनिकेशन आपका आएगा कम्युनिकेशन में। तो मेटा कॉग्निटिव का मतलब होता है कॉग्निटिव ऑफ कॉग्निटिव। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने बोल तो दिया। कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान, और मेटा लगने का मतलब है ज्ञान का ज्ञान। कोई भी चीज़ हम लोग किसी भी ज्ञान को कैसे पा सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, ये भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है अपने अंदर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? किसी भी नॉलेज को कैसे अचीव करना है, इस चीज़ का नॉलेज होना, वो मेटा नॉलेज कहा जा सकता है। समझे? बताइए। मेटा कॉग्निशन का मतलब है कि कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन, ज्ञान का ज्ञान होना। जैसे कि एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये वर्ड जो था हाउ, इसके थ्रू हम लोग सीख सकते हैं कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं कि आपको जेआरएफ की तैयारी करनी है, इसका मतलब कि आपको जेआरएफ की जितनी भी नॉलेज है वो आपके पास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। अब उस नॉलेज को अचीव करने के लिए जिस जिस सोर्स को, जैसे कि सिलेबस का एनालिसिस करना, एक पूरा टाइम टेबल बनाना, एक पूरा सिस्टम क्रिएट करना कि इस लेसन के बाद मैं ये लेसन पढ़ूंगा, इसके बाद ये पढ़ूंगा, ये सब जो है हमारे मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब सिंपल है। अब बताइए, समझ में आया सबको? निधि गार्गी और सी। और बाकी निधि आपको उमा शंकर और उमा शंकर, ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। मेटाकॉग्निशन जो है कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। मेटा कम्युनिकेशन पूछा है, मेटा फिजिक्स के बारे में पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे कि मेटा किसी के सामने लगा है, तो फिजिक्स के सामने मेटा लगा है, इसका मतलब होता है मेटा फिजिक्स ऑफ फिजिक्स। यहाँ मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस, स्टूडेंट्स आर गाइडेड टू बिकम अवेयर देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस एंड लर्निंग स्ट्रेटजी। वही जो है लर्निंग स्ट्रेटजी, लर्निंग स्किल, मेरे लिए कौन सा स्किल जो है इस फेज में हम लोग आ चुके हैं कि हमको ये पता हो जाता है कि हम वीडियो से अच्छे पढ़ सकते हैं या बुक से अच्छा पढ़ सकते हैं या किसी का लेक्चर अटेंड करके अच्छा पढ़ सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ज्ञान है कि ज्ञान हमको कैसे मिलेगा, इस चीज़ का जो ज्ञान है उसी को हम लोग मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। इसके बाद क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। अब इस फेज में, जिस फेज में हम लोग हैं वर्तमान में, वहाँ हमारे पास जो भी नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है, उसको हम लोग कहीं भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देयर ओन थॉट, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग आउटकम, क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरी। यहाँ जो है बच्चे या हम लोग जो चीज़ें सीखते हैं वो खुद से क्वेश्चन करके या इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन जो है हम लोग अच्छे से दे सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट भी यहाँ अच्छा खासा हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद गोल सेटिंग, हम लोग खुद से अपना गोल क्रिएट कर सकते हैं। फीडबैक एंड रिवीजन, ये हमें खुद से मिल जाता है। प्रोवाइडेड बाय स्टूडेंट टू हेल्प देम रिफ्लेक्ट एंड देयर ओन टेक रिवीजन एंड आर। सातवां प्रमोशन ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, वही चीज़ है कि स्टूडेंट आर इनकरेज टू इनहेंस embrace challenge, learn from failures and persisted in their efforts and promoting growth mindset। तो ये सब सारी चीज़ें जो हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग अंदर है। ये 3 लेवल ऑफ टीचिंग सबको समझ में आया? इसी में किसी को कोई दिक्कत? ओके, एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं। ऑटोनोमस डेवलपमेंट, इसमें जो है इनकरेज इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Students learn by exploring, figuring things out on their own. Memory level में focus on the memorizing fact and information. Rote learning through the repetition and emphasized. Understanding level में promotes comprehension and deeper understanding of concept. Student connect ideas and apply knowledge to solve problems. Reflective level में develop critical thinking and self-awareness. Students reflect on their learning process and adopt strategy. तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास हम लोग पढ़ेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी के बाद हम लोगों को पढ़ना होगा, अब यहाँ से जो है अच्छे खासे जो है मॉडल्स और जो आइडियाज़ जो दिए गए हैं बहुत सारे लोग, वो सब सारी चीज़ें। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? शुरू में तो थोड़ी सी बोरिंग रही होगी जब फिलोसफी में पढ़ा रहा था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, बताइए। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, और अब जो है इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें। कल की क्लास जो सबसे इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा चीज़ों को। अभी जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अभी आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब शुरू करते हैं हम लोग